नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का जो सीरीज चल रहा है उसका हम 34वां लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि DFCCIL का CBT2, CGPTM, SSCJ। तो आपको इसको जरूर ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है ताकि इसको आप रिवाइज भी कर सकें। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 496 है कि 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, पहले भारतीय जब पूछे गए थे तो इम्पोर्टेंट है, ये जो है लगभग एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। तो देखिए, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे MS स्वामीनाथन। इसको जरूर ध्यान रखना है, MS स्वामीनाथन। इनको जो है भारत में हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन को। इन्होंने ही जो है पहली बार जो है यहाँ पर 1987 में प्रथम भारतीय बने जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। और देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक पूरे वर्ल्ड में किनको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलग को माना जाता है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, MS स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो टाइगर रिजर्व है कुल मिलाकर अभी 53 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए, यानी कि टाइगर को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो वर्तमान में भारत में अभी 53 जो है टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखना है, अभी लेटेस्ट क्या कमेंट में बता सकते हैं कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कंवल टाइगर रिजर्व आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टिका के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये भारत की आपके यहाँ पर देख प्रतीक चिन्ह है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एम्बलम है इंडिया का। ये आपको एम्बलम है इंडिया का, इसमें 4 जो है आपको शेर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों एक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि भारत की जो प्रतीक चिन्ह है वो उसके आधार पट्टिका पे अंकित है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 तक की अगर हम बात करते हैं तो कितने देश जो है यूरो जोन के सदस्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर EU इसको बोलते हैं, इसमें 27 जो है मेंबर हैं। तो क्या सभी यूरो को एज अ करेंसी मानते हैं? नहीं, क्योंकि जो है कुछ देशों को अपने करेंसी हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो 27 जो है यूरोपियन जो कंट्री है, तो इसमें से 20 ही यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यूरो एज अ करेंसी अपना मानती है। तो और 20वां जो है लेटेस्ट जो है अभी ऐड किया गया था 1 जनवरी 2023 को, क्रोएशिया। तो क्रोएशिया यूरो जोन को अपनाने वाला 20वां मेंबर बना। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, 20 कंट्री है जो कि यूरो को अपना करेंसी मानती है, यानी कि यूरो जोन में शामिल है। तो सही उत्तर इसका डी होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोया पाया जो है वेब पोर्टल जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, जो खोया पाया जो वेब पोर्टल है वो संबंधित है लापता और पाए गए बच्चों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। तो इसका देखिए अब ऑफिशियल वेबसाइट का कट आउट दिखाते हैं यहाँ पर, जो कि नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल से मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है, जिसमें देखिए यहाँ पर बात किया गया है खोया पाया वेब पोर्टल फॉर फाइंडिंग मिसिंग किड्स। देखिए, खोया पाया वेब पोर्टल हेल्प पेरेंट टू रजिस्टर एंड रिपोर्ट ऑनलाइन the details of their missing child. Parents whose child is missing can register to report a missing kid, give detail of the missing kid, search missing child details, etc. A dashboard is also available to find information related missing and the cited children. तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई थी। तो देखिए एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। इस पुस्तक को लिखे हैं एएस दुल्लत जी के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। एएस दुल्लत जी के द्वारा लिखा गया है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। तो इसमें अवश्य जो है वाजपेयी जी के बारे में लिखा गया है, तो कश्मीर से रिलेटेड इनके बारे में लिखा गया है। उसके देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो देखिए एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको बोला जाता है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो एनजीओ चलाते हैं वो है बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसको ध्यान रखना है, यानी कि इनके द्वारा एक मूवमेंट भी चलाया गया है कि बचपन को जीने दो। तो इस तरह से इनका जो एनजीओ का नाम ही रखा गया है बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है उससे रिलेटेड है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए चाइल्ड लेबर जो है आर्टिकल जो है 24 में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 24 में, ये भी जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 2014 में मिला। तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको 2014 में जो है मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है उस पर जो है निशान आपको लगाना है, यानी कि इसमें बेसिकली बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंज बोल सकते हैं, इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। यानी कि जल का भाप में रूपांतरण ये अभिक्रिया नहीं है केमिकल अभिक्रिया, इसको जरूर ध्यान रखना है। जबकि कागज़ का जलना, भोजन का पाचन, कोयले का जलना, ये सब आपको केमिकल जो है अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखिए केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ ए सब्सटेंसेस चेंज, मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इसमें जो है इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंजेस में। नो न्यू सब्सटेंसेस ऑफ फॉर्म, इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म दोनों में। देखिए जैसे आइस वाटर में बन गया, वाटर स्टीम में बन गया, इसमें पेपर जो है राख हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए फिजिकल चेंज, इसमें से आंसर था यहाँ पर सी, यानी कि नहीं है, जल का भाप में बनना और फिर भाप जल में बन जाता है। तो ये आपको रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। जबकि कोयले का भाप में बनना, कोयले का जलना ये इरिवर्सिबल है। कागज़ का जलना, ये भी आप जल गया कागज़ तो उसको फिर से कागज़ नहीं बना सकते। भोजन का पाचन, यानी कि भोजन जब पच गया तो क्या फिर से भोजन बन सकता है, नहीं। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कई क्वेश्चन बनते हैं और बार बार बनते हैं, और इसमें लोग कन्फ्यूज भी करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल में क्या होगा कि वो रिवर्सिबल, ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिजिकल में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और केमिकल में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक में जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो CO2 गैस जो है ली जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इसके लिए जो जरूरी आवश्यक चीज़ है वो है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की यहाँ पर ज़रूरत होती है। वही जो है आपको प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में जो है बदल देता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेंसिल में जो प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के जो अप्रूव है, कार्बन के जो मेनली अप्रूव है वो आपको हीरा और ग्रेफाइट जो है पढ़ने को मिलता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यहाँ पर उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, जबकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको शीशा नहीं, ग्रेफाइट होना चाहिए। तो ग्रेफाइट यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इंग्लिश में सही है, ऑप्शन ए ग्रेफाइट इसका सही उत्तर होगा। तो यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, यानी कि आपने जो घरों में यूज करते हैं पेंसिल लिखने के लिए, उसमें जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और इसको जो है देखिए ये इसको स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है।
अब देखिए प्रकाश वर्ष का तात्पर्य क्या है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है, यानी कि एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अब देखिए 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं, तो 9.46, ये जरूर ध्यान रखना है, गुणे 10⁻15 मीटर। तो ध्यान रखना है 1 लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्या ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? नहीं, आंसर होगा नहीं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। इसको जरूर ध्यान रखना है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब बोलिएगा कि पारसेक बड़ी है तो इसमें इसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए एक पारसेक हम बात करते हैं तो होता है 3.26 लाइट ईयर। तो देख पा रहे हैं लाइट ईयर से 3.26 टाइम्स बड़ा है। इसको अगर 3.26 इंटू 10 पर पावर यहाँ पर 9.46 इंटू 10 पर 15 करेंगे तो 3.08 आएगा, इंटू 10 पर पावर 16 मीटर आएगा। तो ये होती है 1 पारसेक इक्वल टू। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बना होता है, क्योंकि अगर कम मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बना होगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फिलामेंट यहाँ टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। तो टंगस्टन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। उसके देखिए दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो देखिए जो अमीटर होता है वो करंट मेजर करने के लिए होता है, मैनोमीटर ही दबाव मापने का यंत्र है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। उसके देखिए लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। और देखिए सैकरीमीटर क्या है, ऑप्शन जो सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है सैकरीमीटर, ये है क्या, तो मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है उसमें शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है उसको मापने के लिए हम सैकरीमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो मैनोमीटर से हम लोग जो है यहाँ पर जल के जो है दबाव मापते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा। उसके बाद देखिए धारा मापने की इकाई क्या है। तो अभी मैंने बताया कि करंट मेजर करने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर आपको एम्पियर सही होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। देखिए पावर के लिए वाट का इस्तेमाल करते हैं, रेसिस्टेंस के लिए ओम और वोल्टेज के लिए वोल्ट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टीवी के लिए एंटीना या केबल द्वारा उपयोग किया जाने वाला इनपुट निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का उपयोग करता है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, RF, शॉर्ट में लिखा हुआ है RF, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर मैंने आपके लिए लगाया है, तो इसको अगर समझ गए तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए गामा रे की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे गामा रे के बाद एक्सरे होती है, एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद देखिए बीच में जो है विजिबल लाइट होती है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद देखिए इंफ्रारेड की कम होती है, माइक्रोवेव से उससे कम फ्रीक्वेंसी होती है, और रेडियो वेव की उससे कम। तो इस तरह से आप देखिए रेडियो वेव जो होती है यही जो है आपको ध्यान रखना है कि उपयोग करती है केबल टीना, जो केबल और एंटीना होती है। तो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी यूज करती है लेकिन वेवलेंथ इसका ज़्यादा होता है। तो देखिए दोनों का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लो है, इसको रेंज ज़रूर याद रखिएगा रेडियो वेव की। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो विजिबल लाइट की तो एकदम पक्का याद रखना है कि 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद गामा रेज की यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, फिर एक्स रे, फिर कम से कम आपको इसको क्रम में ज़रूर याद रख लेना है, तो इसको आसानी हो जाएगी। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।